City of class 10, we have done define of electric current, electric circuit, potential difference, and today we are going to solve some questions related to potential difference. So let us start. First question is, name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे डिवाइस का नाम बताओ कि जो किसी भी कंडक्टर में हेल्पफुल है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। तो इसका आंसर है बेटा सेल और बैटरी, या सेल या बैटरी हेल्पफुल है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है सेल और बैटरी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, What is meant by saying that the potential difference between two points is 1 volt? इसका क्या मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होता है। How can we define it? Already given in your book and we have already done. So you can see, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसके आगे आप द लगा दोगे। The potential difference between two points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, 1 volt is equal to 1 joule over 1 coulomb. Volt का भी 1 volt equal to 1 joule per coulomb। यहाँ तक है इसका आंसर। और आप सबको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर होता है, इलेक्ट्रिक करंट एमीटर की हेल्प से मेजर होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर होता है। और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल पोजीशन में ही लगाते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर आप इसके आगे द लगा के, द से लेके यहाँ तक ये आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला था, जो सेकंड फॉर्मूला हमने किया था, V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। ये ऑलरेडी हमने किया था ना पहले, V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है 6, है ना, वोल्टेज 6 दी गई है। उसके बाद हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, 1 कूलम है दिया हुआ ना, ईच कूलम ऑफ चार्ज, इसका मतलब 1 तो हो गई। तो हमने निकालना क्या है, एनर्जी मतलब वर्क। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो V इक्वल टू थर्ड सम है आपका, पेज नंबर है 202, उसका ये थर्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला है हमारे पास V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। वोल्ट हमें दिया हुआ है 6, है ना, वर्क हमने निकालना है, और कूलम हमारे पास कितना है, 1 है, चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, है ना। तो हमने निकालना क्या है, वर्क। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क इक्वल टू 6 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 कूलम। तो हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए, हमें कितनी चाहिए एनर्जी की, 6 1 का 6। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, जाउल। 6 जाउल हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो एनर्जी जो हमें चाहिए 1 कूलम के लिए, 1 कूलम चार्ज के लिए 6 जाउल चाहिए। ठीक है, एनर्जी 1 कूलम चार्ज के लिए जो 6 वोल्ट की बैटरी में हमें चाहिए वो कितनी चाहिए, 6 जाउल। क्लियर? आई थिंक आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। क्लियर? उसके बाद है बेटा सर्किट डायग्राम, आपकी बुक में दिया हुआ है सर्किट डायग्राम, वो हमने पढ़ना है। तो डिफरेंट सिंबल्स है इसमें, देखो ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इससे जरूर क्वेश्चन आता है
कि आप सेल डिफाइन करो, सेल के सिंबल या जितने भी 4-5 सिंबल्स आपको दिए होंगे उनके नाम, या आपको कंपोनेंट्स के नाम दिए होंगे जो सर्किट में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के दौरान हम यूज करते हैं, है ना। तो सर्किट आपको पता है सेल से बनता है, उसके बाद आपको स्विच भी चाहिए होती, वायर भी चाहिए होती है ना। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए वो ये सारी कॉमन कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। तो जो डायग्राम है ये दिए हुए हैं, इन सबको आपने अच्छी तरह से लिख के प्रैक्टिस करनी है। और इसमें से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का भी और 2 मार्क्स का भी, या वैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है राइट 4 और 5 सिंबल्स विच वी हैव यूज्ड इन सर्किट डायग्राम, ऐसे डिफरेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर, व्हाट इज द यूज ऑफ एमीटर, ट्रा द सिंबल ऑफ एमीटर, है ना। ये डिफरेंट सिंबल्स दिए हुए हैं आपको अलग अलग कंपोनेंट्स के। तो ये बेटा आपने आपकी बुक में ऑलरेडी 203 पेज पे प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ठीक है। ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है, ये सारे डायग्राम आप दिए हुए हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है। क्लियर? उसके बाद आ गया ओहम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में ओहम्स लॉ मस्ट है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो लेट अस स्टार्ट, हम पढ़ते हैं। Is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it? क्या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में उन्होंने बोला कि कोई रिलेशनशिप है? Is there a relationship between the potential difference across a, किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस या करंट का कोई रिलेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? V। करंट क्या होता है? I। तो क्या है इनमें कोई रिलेशनशिप है ना, वो जानेंगे हम। लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे हम। ठीक है। एक्टिविटी दी हुई है 2.1, देखो सॉरी 12.1। सेटअप अ सर्किट एज शोन इन फिगर, 12.2 में दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर है। तो उसमें क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ नाइक्रोम वायर ली हुई है। तो उसके बाद है एक्स वाई ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है? एक साइड नाइक्रोम वायर का एक्स हमने माना और दूसरी साइड वाई माना। लेंथ है उसकी 0.5 मीटर। एन एमीटर है उसमें जो सीरीज में लगाते हैं हमेशा एमीटर। वोल्ट मीटर भी है जो पैरेलल में लगता है। उसके बाद 4 सेल लिए हुए हैं, कितनी वोल्टेज के हैं 4 सेल? 1.5 वोल्ट के हैं। नाइक्रोम इज एन एलो ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और मेटल। ठीक है। एलो क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है जहाँ तो मेटल्स का या एक मेटल एक नॉन मेटल का। ठीक है। जैसे ब्रास है वो एलो है किसका? कॉपर और जिंक का। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, देखो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में, ये देखो प्रॉपर सर्किट डायग्राम से ही मैं समझा दूंगी आपको। देखो ये नाइक्रोम वायर है बेटा। ठीक है। एक साइड इसकी एक्स है, दूसरी साइड वाई है। ठीक है। पैरेलल में इसके वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल ही लगाते हैं। सीरीज में एम मीटर है, ये की है ना। उसके बाद 4 सेल्स है, 1 2 3 4 सेल्स है। ठीक है। तो अब हमने इसमें करना क्या है, सबसे पहले 1 सेल लगाएंगे। ठीक है। पहले भूल जाओ कि ये 3 सेल और लगे हैं। 1 सेल लगा के हमने एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करना है। ठीक है। वोल्ट मीटर से आप देखोगे वोल्टेज की रीडिंग, एम मीटर से देखोगे करंट कितना फ्लो हो रहा है। एम मीटर यूज करते हैं करंट के लिए और वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। क्लियर? तो पहले सबसे हमने ये 1 सेल ही लगाएंगे, फिर रीडिंग चेक करेंगे एम मीटर और वोल्ट मीटर की। उसके बाद सेकंड सेल लगाएंगे, फिर थर्ड सेल लगाएंगे, फिर फोर्थ सेल लगाएंगे। ठीक है। देखो सीरियल नंबर दिए हुए हैं। देखो नंबर ऑफ सेल्स यूज इन सर्किट, नंबर ऑफ सेल्स यूज इन द सर्किट, कितने सेल्स कितने यूज किए गए हैं सर्किट में? सबसे पहले 1। उसके बाद करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर,
फिर करंट आपने नोट करना है। जब हम एक सेल लगाएंगे तो करंट नोट करना है, कितनी रीडिंग आती है एमीटर में वो लिखोगे। उसके बाद जब एक सेल लगा है फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेंगे। उसके बाद V ओवर I, V की कितनी वैल्यू आती है और I की कितनी वैल्यू आती है ये हम नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फिर सेकंड सेल लगाएंगे। ऐसे ही हमने सर्किट में सेकंड सेल लगाना है, उसमें रीडिंग करनी है, हमने लेनी है एमीटर में रीडिंग लेनी है, ठीक है, वो लिखनी है यहाँ पर। फिर वोल्ट मीटर में रीडिंग लेनी है वो लिखनी है। फिर V ओवर I, जितनी वोल्टेज आई ओवर, ठीक है, जितनी वोल्ट मीटर की रीडिंग आई और जितनी एमीटर की रीडिंग आई वो लिखेंगे V ओवर I। उसके बाद तीसरा सेल लगाएंगे, ठीक है, थर्ड सेल लगाएंगे। फिर नोट करेंगे एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग, फिर V ओवर I लगा के देखेंगे। ऐसे फोर्थ सेल लगाएंगे, उसमें देखेंगे एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग, फिर V ओवर I करके देखेंगे हम, ठीक है, कि कांस्टेंट आती है रीडिंग के नहीं आती है। तो प्लॉट ग्राफ, फिर ग्राफ हम बनाएंगे, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में हम देखेंगे, जैसे देखो जब हमने रीडिंग नोट की है तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग थी, है ना, वो इतनी है, ये 0.4, उधर करंट की 0.1, जब दूसरा सेल लगाया तो 0.8 और उधर करंट 0.2, ऐसे 1.2, फिर 0.3, ऐसे 1.6, ऐसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अलग अलग 5 टाइम्स रीडिंग ली, ठीक है, 4 टाइम लगा लो चाहे 4 टाइम्स रीडिंग ली हमने और वो नोट किया। आप देखोगे 0.4, देखो V ओवर I किया, V कितना हमारे पास आ गया 0. फर्स्ट टाइम कितना आ गया 4 और करंट कितना आया हमारे पास 0.1। तो इसको कट करेंगे, V ओवर I करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा 0.4 ही आएगा। ऐसे ही जब हम दूसरी रीडिंग देखेंगे 0.8 ओवर 0.2, तो हमारे पास कितना आएगा फिर 0.4 आएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है और करंट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर तीसरी रीडिंग लगाएंगे हम 1.2, क्योंकि V ओवर I करना है 1.2 ओवर 0.3, तो हमारे पास कितना आया 0.4। फिर मतलब कांस्टेंट ही आई है रीडिंग, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट जो आएगा, हमेशा कांस्टेंट, करंट चेंज हो सकता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, क्लियर। तो देखो इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर V ओवर I इज ऑब्टेन्ड इन ईच केस। आप देखोगे कि सेम वैल्यू ही आ रही है, 0.4 ही आ रही, कांस्टेंट ही आ रही है ना। दस द VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए वो सीधी लाइन में ही आई है ग्राफ, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू V ओवर I क्या है, कांस्टेंट है। Thus the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph. Thus V over I is a constant ratio. तो हमें पता चलता है कि V over I क्या है, constant ratio है। उसके बाद in 1827 a German physicist George Simon Ohm found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and potential difference across its terminal. The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. In other words, देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V क्या है, अब हमने ओहम्स लॉ से पढ़ लिया, V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। V ओवर I का जो हमने फाइंड किया है रेशियो, वो क्या आई है हमारे पास, कांस्टेंट आई है, ठीक है। V ओवर I की वैल्यू कितनी आई है, कांस्टेंट आई है। और कांस्टेंट को हम किससे मेजर करते हैं, उसकी क्या यूनिट है, V ओवर I इक्वल टू
आर कांस्टेंट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? आर से, है ना। अगर हमने v की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, v की वैल्यू निकालनी हो तो v इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास आ गया थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रखना है। तो ओहम्स लॉ क्या है? v इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास हो गया थर्ड फॉर्मूला। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ आपको। फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला था I इक्वल टू क्यू ओवर टी। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आया V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। थर्ड फॉर्मूला अब हमारे पास, थर्ड फॉर्मूला और ओहम्स लॉ हमारे पास आ गया V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको डिफाइन करना आ गया तो आप ओहम्स लॉ कहाँ से लिखोगे? आप लिखोगे कि the potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric current is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains same. This is called Ohm's law. ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस से लेके पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स तो यहां से लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric current is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. The potential difference से लेके Ohm's law तक। क्लियर? ये हमने किया है प्रॉपर, ये आप सारा लिखोगे Ohm's law में। क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, इक्वेशन 12.4, इक्वेशन जो 12.4 है आपके सामने। R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर, जो R है, ठीक है। R क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। तो मैंने ओहम्स लॉ बता दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस B से लेके यहाँ तक ओहम्स लॉ तक प्रॉपर लिखना है। उसके बाद इसमें R क्या है जो कांस्टेंट आया है, वो क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आगे पढ़ते हम क्या होता है। R is a constant for a metallic wire at a given temperature is called its resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges. Resist मतलब रोकना। ठीक है, ये किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है? चार्जेस को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कैसे रोकता है। फ्रॉम नेक्स्ट पेज, देखो, थ्रू इट द SI यूनिट इज ओहम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? ओहम। ठीक है, रेस्पोंडेड बाय ग्रीक वर्ड्स ओहम, इसका सिंबल ये है रेजिस्टेंस का, जिसे क्या कहते हैं? ओहम। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू V ओवर I, R इक्वल टू V ओवर I। ठीक है, यहां तक तो हमने निकाल ही लिया। V ओवर I इक्वल टू R आ गया था, है ना। पहले वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I की, V ओवर I हमने देखा है एक्टिविटी के थ्रू वो कांस्टेंट आया। ठीक है, अब V ओवर I कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम R के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V इक्वल टू आई आर। लेकिन अब हमने क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस में हम क्या कर देंगे? R इक्वल टू V ओवर I। ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं हम, है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। ठीक है,
V/I हमने एक्सपेरिमेंट से पढ़ा है कि वो क्या है, हमारी वैल्यूज कांस्टेंट आई हैं, तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, R के साथ, है ना। तो इसका मतलब V=RI, है ना। अब हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, तो V/I। आई थिंक गाइज यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सबको। देखो R=V/I। R क्या है, रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या है, ओहम, ठीक है। उसके बाद इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर कोई कंडक्टर ले रहे हैं, मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो कंडक्टर ले रहे हैं, कोई वायर है, ये कंडक्टर है, इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, है ना। कंडक्टर वायर में जितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके एंड्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे V से डिनोट करते हैं। सेम टेम्परेचर पर, है ना, सेम टेम्परेचर पर, क्लियर। इसके बाद आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 1 वोल्ट क्या है, 1 एम्पेयर क्या है। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, ठीक है, अगर दो एंड है किसी कंडक्टर में, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पेयर। देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओहम, ठीक है, दैट इज 1 ओहम इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर, ठीक है। 1 ओहम इक्वल टू 1 ओहम इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर। फ्रॉम इक्वेशन 12.5 से हम लेंगे 12.5 आप कर चुके हैं, देखो V=IR, देखो ये है 12.5 दी है ना, ये देखो V=IR। अगर हमने I निकालना होगा, फिर क्या करेंगे हम, V/R, ठीक है। 12.5 में कौन सी इक्वेशन दी है, V=IR। अब हमने निकालना है I, तो I=V/R। ऐसे जो डिफरेंट फॉर्मूलाज के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, R निकालना भी आ सकता है ना। वोल्टेज मतलब R मतलब रेजिस्टेंस, वोल्टेज, है ना। उसके बाद करंट निकालना भी आ सकता है, क्लियर। उसके बाद देखो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7 देखो I=V/R हो गया, ये 12.5 से लिया है हमने। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम 12.7 I=V/R, है ना। तो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम 12.7 द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो ये इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो करंट है, द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द resistance. If the resistance is double, the current gets half. In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance in an electric circuit. A device rheostat is often used to change the resistance in a given circuit. We will now study about electrical resistance of a conductor with the help of a activity. देखो बेटो
बेटा रेजिस्टेंस मैंने बताया रेजिस्ट करता है, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। अगर रेजिस्टेंस, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बताया था जब हम घरों में एसी यूज करते हैं, है ना, घरों में हम यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, तो एसी के लिए कौन सी वायर चाहिए, हमें मोटी वायर चाहिए। पतली वायर यूज करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, पतली वायर अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, एसी नहीं चलेगा, क्योंकि एसी को क्या चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए। तो जिसमें करंट ज्यादा होता है तो उसमें, इसका मतलब मोटी वायर में क्या है, रेजिस्टेंस कम होता है। जितनी मोटी वायर है उसमें रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज्यादा फ्लो करता है। तो एसी को क्या चाहिए, करंट ज्यादा ही चाहिए, है ना, करंट ज्यादा, करंट मोर, करंट हमें ज्यादा चाहिए एसी को चलाने के लिए, इसलिए तो बिजली का बिल भी ज्यादा आता है ना। अगर हम फैन चला रहे हैं घर में, बल्ब जला रहे हैं घर में, तो क्या है बेटा, उसके लिए हमें पतली वायर चाहिए, सिंपल वायर चाहिए। जितनी पतली वायर है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। पतली वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और करंट कम चाहिए, है ना। लेकिन एसी में हमें क्या चाहिए, करंट ज्यादा फ्लो होना चाहिए। हमारे घरों में कितने वोल्ट आती है बिजली, 220 वोल्टेज हम यूज करते हैं, है ना। अगर हम चाहें 220 वोल्ट को कम या ज्यादा करना, तो अगर हम कम करेंगे 220 वोल्टेज ही हमें स्टेबल करके रखना पड़ता है, जिसके लिए स्टेबलाइजर वगैरह लगे होते हैं घर में, है ना। आपको पता है कि जब हम मान लो वोल्टेज पीछे से कम आती, कई बार हम कहते वोल्टेज कम है तो डिम हो जाते हैं बल्ब वगैरह सारा कुछ। इसका मतलब हमारे घर को कितनी वोल्टेज की चाहिए बिजली, 220 वोल्टेज की। अगर ज्यादा करेंगे तो बल्ब खराब हो जाएंगे, पंखे खराब हो जाएंगे, है ना। ऐसे रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या है, रेजिस्टेंस रोकता है करंट को फ्लो होने से। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा, और जितना करंट कम फ्लो होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। मोटी वायर में क्या होता है, अगर हम मोटी वायर लगा रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस कम है और करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। अगर पतली वायर लगा रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, और करंट कम फ्लो हो रहा है। ये याद रखना है अब आपने, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम। ठीक है, यही बताया उन्होंने। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट हाफ हो जाता है। रेजिस्टेंस 2 है तो करंट 1 एम्पेयर है। कई प्रैक्टिकल केसेस में हम देखते हैं हमें करंट को कम या ज्यादा करना होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। कीप इन माइंड, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, करंट कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कोई, है ना, क्लियर। उसके बाद कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यूज करते हैं हम, कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। ठीक है, तो पेपर में आ गए कोई ऐसा कंपोनेंट है कि हम यूज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, तो वो है रियोस्टेट। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, बिना वोल्टेज को चेंज किए एक ऐसा सोर्स है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक डिवाइस जिसे कहते हैं रियोस्टेट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। A device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. We will now study about electrical resistance of a conductor with the help of an activity. ठीक है, देखो
टेक अ नाइक्रोम वायर, एक नाइक्रोम वायर ली उन्होंने, उसके बाद टॉर्च बल्ब लिया, 12 वोल्ट का बल्ब लिया, है ना, उसके बाद एमीटर लिया, प्लग लिया, की ली, कनेक्टिंग वायर्स ली। फिर उन्होंने क्या किया, सेटअप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स, 4 सेल्स लिए उन्होंने 1.5 वोल्ट ईच, जैसे पहले भी लिए थे 4 सेल्स हमने पिछली एक्टिविटी में। ईच इन सीरीज विद एमीटर, सीरीज है तो एमीटर का यूज ही होता है, यहाँ पर सीरीज लिखा तो आप समझ जाओगे एमीटर का यूज कर रहे हैं हम करंट को मेजर करने के लिए। लीविंग अ गैप XY इन द सर्किट, ये गैप रखा हमने एज शोन इन फिगर 12.4, ठीक है। उसके बाद नाइक्रोम वायर लेंगे, फिर हम बल्ब लेंगे, उसके बाद टॉर्च बल्ब लेंगे, ठीक है। एक बड़ा बल्ब है, एक छोटा बल्ब है, 1 बाय 1 पहले नाइक्रोम वायर रखेंगे, उसकी रीडिंग नोट करेंगे एमीटर में, ठीक है, सीरीज में लगा हुआ है एमीटर। उसके बाद हम ये बड़ा बल्ब रखेंगे, नाइक्रोम वायर को हटा के दोबारा स्विच ऑफ करके, फिर थर्ड टाइम हम टॉर्च बल्ब रखेंगे, तो अलग अलग रीडिंग नोट करेंगे एमीटर में, ठीक है। कंप्लीट द डायग्राम बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर इन गैप XY, plug the key, note down the ammeter reading, take out the key from plug, always take out the key from the plug after measuring the current through the circuit. Replace the nichrome wire, replace the nichrome wire with the torch bulb in the circuit and find the current through it by measuring the reading of the ammeter. Now repeat the above step with the 10 watt bulb in the given XY. Are the ammeter reading different for different component? तो different component में reading अलग ही होगी, है ना। In this activity we observe the current is different for different component. हर component का current अलग अलग flow करेगा। इस activity में हम पढ़ेंगे अलग अलग क्यों है। Certain component offer an easy path for flow of current while the other resist to flow. कईयों में आराम से फ्लो होगा, कईयों में रेजिस्ट होगा, रुकेगा करंट, है ना। We know that करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। क्यों नहीं फ्रीली मूव करेंगे, क्योंकि उसमें रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्ट करने के लिए, करंट को रोकने के लिए, दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स। उसमें एटम्स आ गए हैं जो कि करंट को फ्लो होने से रोक रहे हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड। किसके कारण मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रोका जा रहा है, रेजिस्टेंस के द्वारा। कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर अ लो रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वो पुअर कंडक्टर है। जितनी रेजिस्टेंस कम है करंट ज्यादा फ्लो होता है ना। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम फ्लो होता है। एन इंसुलेटर ऑफ सेम साइज ऑफर एवर हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई थिंक गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाइक्रोम वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो इसमें करंट कम फ्लो हुआ होगा, बल्ब में करंट ज्यादा फ्लो हुआ होगा, है ना। यहाँ तक प्लीज प्रॉपर पढ़ना। नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में लिखना, और प्लीज डेली बेसिस पर वीडियोस देखा करो। अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बैलेंस करनी नहीं आती इक्वेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, प्लीज वॉच माय वीडियोस ऑफ फर्स्ट चैप्टर 4th और 5th वीडियो टू बैलेंस द इक्वेशंस। क्लियर? अंटिल देन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपकी कल या परसों तक आ जाएगी। परसों तक 2 दिन आप पढ़ोगे, ठीक है। कीप वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।